हम स्टार्ट कर रहे हैं रिकर्जन। रिकर्जन जो होती है फंक्शन जब हम बनाते हैं और कोई भी फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल करता है, दैट इज़ कॉल्ड रिकर्जन। रिपीटेशन को कहते हैं। रिकर्सिवली अपने आप को कॉल कर रहा है कोई भी फंक्शन, या रिपीटेटिवली कॉल कर रहा है अपने आप को ही बार बार, दैट इज़ कॉल्ड रिकर्जन। ठीक है, रिकर्जन का फ़ायदा क्या होता है? रिकर्जन का फ़ायदा ये होता है कि हम अपने कोड को कॉम्पैक्ट बना देते हैं इसके थ्रू, और ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिकर्सिवली हो सकती हैं, और उनको हम रिकर्सिव फंक्शंस के थ्रू उनको अकम्प्लिश कर सकते हैं। इससे हमारी मेमोरी भी सेव होती है और हमारा प्रोग्राम भी कॉम्पैक्ट हो जाता है। सही है, तो मेरे पास यहाँ पर एक फ़ंक्शन है रिकर्स के नाम से। रिकर्स का फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल कर रहा है, दिस इज़ कॉल्ड रिकर्जन। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है रिकर्जन की, लेकिन इस केस में दिस इज़ इनफाइनाइट रिकर्जन, क्योंकि ये रिकर्जन कभी भी रुकेगी नहीं। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, रिकर्स के फंक्शन को, ये वापस अपने ही फंक्शन को कॉल करेगा, और जब ये अपने ही फंक्शन को दोबारा कॉल करेगा तो वो दोबारा से एट द टॉप ऑफ द फंक्शन आ जाएगा, दोबारा वो फंक्शन के अंदर जाएगा, दोबारा कॉल करेगा, तो रिकर्जन कभी भी नहीं रुकेगी। पॉइंट जहाँ पर जाके रिकर्जन स्टॉप हो जाए। रिकर्जन पढ़ने के लिए हमें सबसे पहली जो चीज़ पढ़नी है दैट इज़ स्टैक। स्टैक क्या होता है? स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए एक स्टैक रिज़र्व हो जाता है। इन रियल टाइम सिनेरियो भी हम देख सकते हैं कि स्टैक क्या चीज़ होती है। कोई भी चीज़ हम पाइल में रखते हैं, चाहे वो बुक्स हों, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो प्लेट्स हों, तो स्टैक ऑफ प्लेट्स हम एक के ऊपर एक प्लेट रखते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ स्टैक। ठीक है, तो मैं अगर प्लेट्स इस तरह से रखती हूँ तो जो भी प्लेट में सबसे पहले रखती हूँ वो प्लेट सबसे आखिर में बाहर आएगी। सही है, सबसे आखिर में यूज़ होगी। जो चीज़ सबसे ऊपर होती है, जो जो प्लेट सबसे ऊपर होती है उस पाइल में या उस स्टैक में, वो सबसे पहले यूज़ होती है। सो स्टैक इज़ कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर। जो भी चीज़ सबसे आखिर में अंदर जाती है स्टैक में, वो सबसे पहले बाहर आती है। लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो जब भी हम स्टैक बनाते हैं तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ स्टैक में सबसे आखिर में अंदर जाएगी वो सबसे पहले बाहर आएगी, और जो चीज़ सबसे पहले अंदर गई थी स्टैक में वो सबसे आखिर में बाहर आएगी। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड द स्टैक। अब स्टैक हमें क्यों यूज़ करना पड़ रहा है? जब हम कोडिंग करते हैं या जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारे प्रोग्राम के लिए एक स्टैक रिज़र्व हो जाता है, और उस स्टैक का काम ये होता है कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो उस फंक्शन का एड्रेस स्टैक के अंदर पुश हो जाता है। ठीक है, ये अभी आगे मैं बताती हूँ रिकर्जन जब हम करेंगे स्टार्ट। तो अगर मैं सपोज़ कहती हूँ कि मैंने कोई नंबर्स स्टोर करवाएं हैं स्टैक के अंदर, तो जो भी नंबर हैं, स्टैक के दो ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट इज़ कॉल्ड पुश एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड पॉप। जब भी हम कोई चीज़ स्टैक के अंदर ऐड करते हैं तो उस ऑपरेशन को हम कहते हैं पुश। तो अगर मैं कहती हूँ स्टैक के अंदर पुश करना है मुझे कोई नंबर 5, तो वो एट दी टॉप ऑफ द स्टैक, यानी कि जो भी स्टैक के अंदर सबसे ऊपर पोजीशन होगी वो वहाँ पर इंसर्ट कर देगा। जब भी मैं कहती हूँ मुझे स्टैक में से पॉप करना है, तो पॉप करने का मतलब है कि मैं स्टैक में से बाहर निकाल रही हूँ। ठीक है, उसमें से डिलीट कर रही हूँ, और जब भी वो डिलीट करेगा तो वो टॉप ऑफ द स्टैक से करेगा। तो स्टैक के अंदर सिर्फ एक ही रास्ता होता है जहाँ से हम किसी भी नंबर को या जो भी आइटम है उसको ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है क्यू का डेटा स्ट्रक्चर। क्यू के अंदर हमारे पास क्यू बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे हम बैंक्स में क्यू लगाते हैं, जैसे तुम लोग एडमिशन ऑफिस के बाहर स्टूडेंट्स क्यू लगाते हैं, या कहीं पर भी इस तरह से तुम लोग क्यू की फॉर्म में चलते हो, तो दैट इज़ अ क्यू। क्यू के अंदर हमारे पास दो रास्ते होते हैं। द फ्रंट ऑफ द क्यू, जहाँ से जो भी क्यू में सबसे पहले आता है वो सबसे पहले बाहर आता है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। जो भी क्यू में पहले एंटर होगा वो पहले बाहर आएगा, जो भी क्यू में सबसे आखिर में एंटर होगा वो सबसे आखिर में बाहर आएगा। सही है, तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, दो ओपनिंग्स होती हैं क्यू में। एक जहाँ से एंटर हो रहे होते हैं आइटम्स, और दूसरा जहाँ से बाहर जा रहे होते हैं, एग्जिट हो रहे होते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है स्टैक, जिसके अंदर हम लास्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे होते हैं। हमारे पास एक ही रास्ता होता है जहाँ से आइटम्स ऐड भी हो रहे होते हैं और डिलीट भी हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्टैक के अंदर पुश कर देती हूँ नंबर, सपोज़ मैंने 5 करा, फिर 9 करा, फिर मैंने 7 करा, फिर
8 कर दिया एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं अगर कहती हूँ पुश करना है मुझे 1, तो इसका मतलब है कि जो भी टॉप ऑफ द स्टैक पे जगह खाली है वो वहाँ पर इंसर्ट कर देगा। अगर मैं अब कहती हूँ पॉप करना है, तो पॉप करने का मतलब है कि मैं स्टैक में से डिलीट कर रही हूँ, तो जो भी टॉप ऑफ द स्टैक पर चीज़ पड़ी हुई थी वो डिलीट होती जाएगी। ठीक है, तो पॉप, अगर मैं दोबारा से पॉप का ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ, तो पॉप 8, देन पॉप 7, देन पॉप 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पुश का मतलब है हम इंसर्ट कर रहे हैं और पॉप का मतलब है हम डिलीट कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ी है स्टैक्स की, ये चीज़ ज़रा देख लेते हैं। जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो उस फंक्शन का जो एड्रेस होता है, सपोज़ मैंने कोई फंक्शन बनाया था माय फंक्शन के नाम से। जैसे ही ये फंक्शन मैंने कॉल करा, तो ये फंक्शन जहाँ पर मेमोरी में स्टोर था उसका एड्रेस पुश हो जाएगा स्टैक के अंदर। ठीक है, तो कोई भी नंबर था, जैसे अगर हम अभी कह रहे थे 5, दैट वाज द एड्रेस सपोज, ऑल दो एड्रेसेस इतने छोटे नहीं होते हैं, एड्रेसेस बड़े होते हैं मेमोरी के। तो जो भी एड्रेस था वो पुश हो जाएगा स्टैक के अंदर। जब भी हम कोई फंक्शन से रिटर्न करते हैं वापस, जैसे ही उसको रिटर्न का स्टेटमेंट मिलता है, तो वो एड्रेस को पॉप कर देता। ठीक है, तो जो चीज़ पुश हुई थी वो चीज़ पॉप हो जाएगी, और जब वो पॉप होगी तो दोबारा से वो वहीं चला जाएगा जहाँ पर उसको जाना था। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ मेन। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ कि मैंने सपोज़ बनाया था एक मेन का फंक्शन, और इस मेन के फंक्शन से मैं कहीं पर कॉल कर रही हूँ इस फंक्शन दैट इज़ माय फंक्शन को। ठीक है, और ये जो फंक्शन था ये मैंने आगे कहीं डिफ़ाइन किया हुआ था, वॉइड मेन के बाद। इनिशियली जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो स्टैक एम्प्टी होता है, और जैसे ही हम मेन के फंक्शन के अंदर आते हैं, तो मेन के फंक्शन का जो रिटर्न एड्रेस होता है, रिटर्न एड्रेस का मतलब है कि जिसने मेन के फंक्शन को कॉल किया होगा वो रिटर्न एड्रेस पुश हो जाएगा स्टैक के अंदर। और कौन कॉल करता है मेन को? कंपाइलर कॉल करता है। ठीक है, तो रिटर्न मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिटर्न एड्रेस ऑफ मेन, तो इसका मतलब है कि जो मेन का रिटर्न एड्रेस है वो पुश हो जाता है स्टैक के अंदर। तो अब जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो अब ये नहीं होगा, स्टैक का टॉप अब ये होगा। ठीक है, जैसे ही मेन के अंदर से ये माय फंक्शन कॉल हुआ, तो जहाँ से कॉल हुआ है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ वापस आना है रिटर्न करके? जैसे ही उसे रिटर्न का स्टेटमेंट मिलता है तो उसका मतलब है कि मैंने बताया था कि वो उसी पॉइंट पर आ जाता है जहाँ से वो कॉल हुआ था। तो इस जो उसका कॉलिंग पॉइंट है, जो उसका रिटर्न एड्रेस होगा, यानी कि इस लाइन का जो एड्रेस होगा वो रिटर्न एड्रेस ऑफ माय फंक्शन, वो पुश हो जाएगा इस स्टैक के अंदर। जैसे ही इसको इस फंक्शन से रिटर्न का स्टेटमेंट मिलेगा, तो वो क्या करेगा? जैसे ही रिटर्न का स्टेटमेंट मिलता है तो वो पॉप कर देगा टॉप ऑफ द स्टैक को। जब वो पॉप करेगा तो उसको पता होगा कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर उसको रिटर्न करके वापस आना है। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन कॉलिंग काम करती है। जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो उस जगह का जो एड्रेस होता है वो स्टैक में पुश हो जाता है, और जैसे ही हम उस फंक्शन से रिटर्न करके वापस आते हैं तो वो वापस उसी जगह पर पॉप होकर आता है जहाँ पर उसको आना चाहिए। दैट इज़ द नेक्स्ट लाइन आफ्टर दिस फंक्शन कॉल। ठीक है, जो उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा। तो अब ज़रा रिकर्जन पर आ जाते हैं। रिकर्जन में अब स्टैक का क्या काम होता है? अच्छा, इसकी एक बहुत बेसिक सी एग्जांपल है जो दी जाती है रिकर्जन के लिए, दैट इज़ द प्रोग्राम ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हमें अगर किसी भी नंबर का लेना होता है, तो अगर मैं सपोज़ कहती हूँ 5 का मुझे फैक्टोरियल लेना है, तो 5 का फैक्टोरियल इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो सिंपल सी लॉजिक है, जो भी हमारे पास नंबर होगा हम उसको उसी के एक लेस नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और ये हम जब तक करेंगे जब तक कि हमारे पास 1 नहीं आ जाता। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं फॉर का लूप चला दूँ, और फॉर के लूप के अंदर जो भी नंबर है मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँ, और मल्टीप्लाई करने के बाद मैं उसे डिक्रीमेंट कर दूँ। ठीक है, तो आखिर में मुझे एट द एंड ऑफ लूप जो भी मुझे आंसर मिलेगा
वो उसका फैक्टोरियल होगा, या फिर मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 उस नंबर तक का लूप चला दूँ और मैं एट एवरी टाइम मैं इंक्रीमेंट करती जाऊँ नंबर में और उसे मल्टीप्लाई करती जाऊँ, एट दी एंड मुझे फैक्टोरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो लूप के थ्रू भी हो सकता है। मैं अभी फ़िलहाल इसे रिकर्जन के थ्रू बता रही हूँ कि रिकर्जन के थ्रू अगर हम इसे करना चाहें तो हम किस तरह से करेंगे। जब भी हम रिकर्जन करते हैं तो रिकर्जन में हमारे पास एक केस होता है जिसे हम कहते हैं बेस केस। अगर हमारे पास बेस केस नहीं है तो हम रिकर्जन नहीं कर सकते। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज़ वो केस जहाँ पे रिकर्जन होगी तो मैं उसे कह देती हूँ रिकर्सिव केस। ठीक है, जहाँ पे मुझे रिकर्जन करनी है और जहाँ पे रिकर्जन रुक जानी है, जहाँ पे रिकर्जन नहीं होगी, दैट इज़ द बेस केस। इससे पहले हम ये चीज़ देख चुके हैं कि अगर मेरे पास बेस केस नहीं होगा तो रिकर्जन ऑन एंड ऑन चलती रहेगी, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट बताना ज़रूरी होता है जहाँ पर आके रिकर्जन रुकती है, दैट इज़ द बेस केस। इस केस में जो हमारे पास फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, इसमें हमारे पास बेस केस क्या होगा? बेस केस ये होगा कि हम मल्टीप्लाई करते 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 हम 1 तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही हम 1 तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद जब वो 0 होगा तो वो यहाँ पे कह देगा दिस इज़ द बेस केस, और यहाँ पर अब रिकर्जन नहीं होगी, यहाँ पर अब कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, रिकर्सिव केस क्या होगा कि जब तक वो 1 नहीं हो रहा तो वो मल्टीप्लाई करता जाएगा उसी के 1 लेस नंबर्स हैं। ठीक है, तो जब भी हमें किसी रिकर्जन का प्रॉब्लम दिया जाता है या हमें कोई प्रॉब्लम दिया जाता है जैसे रिकर्जन्स के थ्रू हमें सॉल्व करना होता है, तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि उसका बेस केस क्या होगा, ऐसी कौन सी पॉइंट होगा, ऐसा कौन सी जगह होगी जहाँ पर जाके रिकर्जन रुक जाएगी। अगर हमने ये कहीं डिफ़ाइन नहीं करा तो वहाँ पर रिकर्जन फिर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रिकर्जन इनफाइनाइट चली जाएगी, और जब इनफाइनाइट जाएगी तो इसका मतलब है उस रिकर्जन का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे हमें कुछ अचीव नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन बना रही हूँ फैक्ट के नाम से, जिसका काम है फैक्टोरियल लेना। ये जो फंक्शन है ये रिटर्न मुझे करेगा फैक्टोरियल इसका, तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ एक इंटीजर वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा, और एज एन इनपुट जो मुझे रिज़ल्ट रिटर्न करके देगा, यानी कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल ऑफ देम जो रिज़ल्ट रिटर्न होगा दैट इज़ एन इंटीजर, और ये एज एन इनपुट भी एक इंटीजर वैल्यू ले रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बेस केस लिख देती हूँ, जो भी नंबर है। अगर मैं सपोज़ कहती हूँ कि मुझे फैक्टोरियल मैंने कॉल करा था फैक्टोरियल ऑफ 1, सपोज़ मैंने फंक्शन कॉल करा था फैक्ट ऑफ 1, तो 1 का फैक्टोरियल इज़ 1 इटसेल्फ, और यही हमारा बेस केस था कि इफ़ नम इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, तो वो क्या रिटर्न कर देगा? आंसर फैक्टोरियल ऑफ 1 इज़ 1। ठीक है, जो आंसर होगा वो रिटर्न करना है, तो रिज़ल्ट इज़ 1, तो चाहे वो 0 हो या चाहे 1 हो, वो रिटर्न क्या कर देगा? 1। फैक्टोरियल ऑफ 0 इज़ ऑल्सो 1। एल्स वो क्या करेगा? अब मैं यहाँ पे रिकर्जन कॉल कर रही हूँ, एल्स वो रिटर्न करेगा, या मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ, नाउ दिस इज़ द रिकर्सिव केस, कि जो भी मेरे पास रिज़ल्ट होगा, रिज़ल्ट इज़ एन इंटीजर, जो यहाँ पर ऊपर मैं डिफाइन कर देती हूँ, और रिज़ल्ट किसके बराबर होगा? नम मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ नम माइनस 1। ठीक है, और रिटर्न कर देगा रिज़ल्ट। ठीक है, या मैं चाहूँ तो मैं, और यहाँ पर फंक्शन हमारा ख़त्म हो गया, या मैं चाहूँ तो मैं रिज़ल्ट का वेरिएबल ना बनाऊँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ रिटर्न नम इनटू फैक्ट ऑफ नम माइनस 1। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा कि जो भी नंबर है उसे मल्टीप्लाई कर देना है, फंक्शन कॉल दोबारा से करना है रिकर्सिव, यानी कि फैक्ट को ही कॉल करेगा, लेकिन नंबर वुड बी नाउ -1। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पर एंड हो जाएगा। अब इस फंक्शन में होगा क्या? अगर मैं फैक्ट ऑफ 1 कॉल करती हूँ तो वो सिंपल मुझे रिज़ल्ट 1 रिटर्न कर देगा।
अगर अब मैं फैक्ट ऑफ 5 कॉल करती हूँ, सपोज़ कहाँ से कॉल हुआ होगा, मेन से, तो मैं यहाँ पर स्टैक एक बना रही हूँ। स्टैक के अंदर एट द टॉप ऑफ द स्टैक हमारे पास रिटर्न एड्रेस होगा किसका, फैक्ट का, फैक्ट ऑफ 5 का, ठीक है। वो सबसे पहले नंबर को चेक करेगा, क्या नंबर इज़, अब इस रिज़ल्ट की ज़रूरत नहीं है, क्या नंबर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, कहेगा 5 इज़ नॉट लेस देन इक्वल 1, तो वो एल्स वाली कंडीशन पर आ जाएगा। जब वो एल्स की कंडीशन पर आएगा तो वो क्या कहेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 4, ठीक है। तो जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रिटर्न एड्रेस पुश हो गया फैक्ट ऑफ 4 का। जब वो फैक्ट ऑफ 4 पर गया तो इसका मतलब है वो दोबारा से इसी फंक्शन के ऊपर चला गया। जब वो रिटर्न करके आएगा वापस तो वो इसी पॉइंट पर आएगा जहाँ से वो कॉल हुआ था। जब ये वाला फंक्शन रिटर्न करेगा तो ये उसी पॉइंट पे रिटर्न करेगा, यानी कि मेन के अंदर जहाँ से ये कॉल हुआ था। तो मैंने इसलिए वहाँ पे रिटर्न ऑफ फैक्ट वो मेन वाला है, ठीक है, फैक्ट 5 जो जहाँ से कॉल हुआ था। कह देती हूँ कि जो भी रिज़ल्ट था वो दैट इज़ आर के अंदर फैक्टोरियल ऑफ 5 स्टोर हो जाएगा जब वो मुझे रिटर्न करके देगा आंसर। तो जैसे ही फैक्टोरियल 4 कॉल हुआ तो ये दोबारा से फैक्टोरियल के फंक्शन पर गया। नाउ द आर्ग्यूमेंट जो हमने पास करी दैट इज़ 4, और यहाँ पर जो पैरामीटर आएगा दैट इज़ 4। क्या 4 इज़ लेस देन 1? नहीं, तो एल्स की कंडीशन पर जाएगा और वो रिटर्न कर देगा 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ 3। दोबारा से फंक्शन कॉल हो गया फैक्ट ऑफ 3। जिस पॉइंट पर कॉल हुआ है ये उसी पॉइंट पे रिटर्न कर कर आएगा, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर ही कॉल हुआ है, यहीं पे रिटर्न कर कर आएगा। फैक्ट ऑफ 3 जब कॉल होगा तो दोबारा से वो यही चेक करेगा और रिटर्न कर देगा 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ 2। रिटर्न एड्रेस पुश हो जाएगा स्टैक के अंदर फैक्ट ऑफ 2 का। अगेन फैक्टोरियल ऑफ 2 इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ 1, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा फैक्ट ऑफ 1। तो ये जितने भी एड्रेसेस थे ये स्टैक के अंदर पुश होते जा रहे हैं, स्टैक ग्रो कर रहा है। फैक्टोरियल ऑफ 1, अब वो जैसे ही दिखेगा इक्वल 1 इज़ 1, अब वो यहाँ से रिटर्न कर देगा। रिटर्न का मैंने क्या कहा था, जैसे ही उसे रिटर्न का स्टेटमेंट मिलता है तो वो स्टैक में से पॉप करना शुरू कर देता है। जैसे ही उसे रिटर्न का स्टेटमेंट मिला उसने पॉप करा, और पॉप करके जहाँ से कॉल हुआ था वो वहीं पर पॉप करेगा। यानी कि मेरे पास रिटर्न में 1 आया तो यहाँ पर फैक्ट ऑफ 1 की जगह वो प्लेस क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा 1। जब वो रिटर्न करेगा 1 तो इसका आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज़ 2। जब वो रिज़ल्ट 2 आएगा और वो रिटर्न करेगा, रिटर्न करा था नम मल्टीप्लाई बाय, अभी तक उसने रिटर्न नहीं करा था क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट इवैल्यूएट ही नहीं हुआ था, फंक्शन कॉल हो रहा था, वो पुश कर रहा था। तो ये चीज़ पॉप हो गई स्टैक के अंदर से। तो जो भी रिज़ल्ट आया था फैक्ट ऑफ 2 का ये भी यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, नम मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ नम माइनस 1 दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ 1 दैट इज़ द रिज़ल्ट इज़ 2। इस पूरे स्टेटमेंट का रिज़ल्ट इज़ 2। तो ये रिटर्न होकर आ जाएगा उसी जगह पर जहाँ से कॉल हुआ था। कहाँ से कॉल हुआ था, इसी फंक्शन के अंदर कॉल हुआ था, और जब वो रिटर्न करेगा तो वो पॉप कर देगा, सही है, उसी जगह पर जाके पॉप करेगा, यानी कि उसी जगह पर जाके रिटर्न करेगा जहाँ से वो कॉल हुआ था, ठीक है। उसका एड्रेस उसके पास सेव था स्टैक के अंदर। जब वो यहाँ से रिटर्न करेगा तो वो क्या देखेगा, वो कहेगा 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 2। इसकी वैल्यू उसके मिल गई है, इसकी वैल्यू आ गई थी इसके पास 2, ठीक है। तो इसने रिटर्न कर दिया होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज़ 2। कहाँ रिटर्न करा होगा, जहाँ से कॉल हुआ था। कहाँ से कॉल हुआ था, 3 मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का रिज़ल्ट अब मेरे पास आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 6। तो 6 का रिज़ल्ट वो रिटर्न कर देगा उसी जगह पे जहाँ से वो कॉल हुआ था। कहाँ से कॉल हुआ था, फैक्टोरियल ऑफ 4 से।
तो यहाँ पर आ जाएगा 6। देन अगेन 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 जो वैल्यू थी वो रिटर्न कर देगा। जब वो रिटर्न का स्टेटमेंट उसे मिलेगा तो वो पॉप करेगा स्टैक में से, और जो आंसर था वो उसको रिटर्न कर देगा जहाँ से कॉल हुआ था। कहाँ से कॉल हुआ था? फैक्टोरियल ऑफ 4 से, दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24। एंड एट दी एंड हमारे पास जो भी आंसर था 5 मल्टीप्लाई बाय 24 का, वो रिटर्न हो जाएगा। कहाँ पे रिटर्न होगा? जहाँ से कॉल हुआ था। कहाँ से कॉल हुआ था? मेन के फंक्शन से। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 24 रिज़ल्ट इज़ 120। तो ये जो रिज़ल्ट था 120, 5 मल्टीप्लाई बाय 24 का, ये रिटर्न कर देगा इसको उसी जगह पर जहाँ से कॉल हुआ था। और कहाँ से कॉल हुआ था? यहाँ से। तो ये यहीं पे रिटर्न कर देगा, दैट इज़ 120। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास, मैंने इसलिए कहा था कि स्टैक के थ्रू होता है, तो जो फंक्शन सबसे आखिर में कॉल हुआ था, दैट इज़ फैक्ट ऑफ 1, सबसे पहले एवेलुएट होगा और वो रिटर्न कर उसी जगह पर आ जाएगा जहाँ से कॉल हुआ था। ठीक है, जब तक वो मुझे नहीं रिटर्न करके देगा मैं बाकी के रिजल्ट्स नहीं निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो एट दी एंड मेरे पास जो भी आंसर था 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 4 का, वो मुझे रिटर्न करके दे देगा और रिटर्न कर उसी जगह पर जाएगा जहाँ से फैक्टोरियल ऑफ 5 कॉल हुआ था, मेन के फंक्शन से हुआ था। तो मेन के फंक्शन के अंदर उसका जो भी वैल्यू थी, जो रिटर्न ओरिएंट थी, जो वैल्यू ये रिटर्न करके मुझे यहाँ पर दे देगा। सही, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रही हूँ। मेन के फंक्शन के अंदर हम मौजूद था और स्टैक के अंदर अभी हमारे पास कुछ भी नहीं था। स्टैक के अंदर खाली मेन का जो रिटर्न एड्रेस था वो मौजूद था। ठीक है, जैसे ही हमने फैक्टोरियल का फंक्शन कॉल करा तो फैक्टोरियल के फंक्शन का जो भी रिटर्न एड्रेस था फैक्टोरियल ऑफ 5 का, जो हमें कैलकुलेट करना है, वो स्टैक में पुश हो गया। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ तो उसने नंबर को कंपेयर करा, इट वाज नॉट लेस देन इक्वल 1, तो इसने रिटर्न कर दिया नम मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ नम माइनस 1, दैट इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ। तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देती हूँ कि हमने फैक्टोरियल ऑफ 5 कॉल करा था एंड फैक्टोरियल ऑफ 5 वाज इक्वल टू, फैक्टोरियल ऑफ 5 किसके बराबर था? 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 4 के बराबर था। फैक्टोरियल की फंक्शन को वापस से कॉल करा। फैक्टोरियल ऑफ 4 किसके बराबर था? फैक्टोरियल ऑफ 4 था 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 के बराबर। अगेन फैक्टोरियल ऑफ 3 किसके बराबर था? फैक्टोरियल ऑफ 3 वॉज 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 2, और फैक्टोरियल ऑफ 2 was 2 multiplied by factorial of 1, और फैक्टोरियल ऑफ 1 was 1। ठीक है, रिटर्न करके जैसे ही उसे रिटर्न 1 मिला, दिस वाज द बेस केस। अगर इसको नहीं मिलता तो वो बार बार अपने आप को कॉल करता रहता। तो यहाँ से मेरे पास ये रिटर्न करके उसी जगह पर आ जाएगा जहाँ से कॉल हुआ था। मीनवाइल जब ये फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, स्टैक ग्रो करता जाएगा। फैक्टोरियल ऑफ 5, फिर फैक्टोरियल ऑफ 4, फैक्टोरियल ऑफ 3, सबके एड्रेसेस पुश होते जाएंगे स्टैक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल ऑफ 2 का आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 2। ये जो भी आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, ये इसको रिटर्न कर देगा फैक्टोरियल ऑफ 3 को। फैक्टोरियल ऑफ 3 का जो भी आंसर आएगा ये रिटर्न कर देगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज़ 24 फैक्टोरियल ऑफ 4 को, और 24 मल्टीप्लाई बाय 5 जो भी इसका आंसर आएगा ये रिटर्न कर देगा फैक्टोरियल ऑफ 5 को। ठीक है, जब उसे रिटर्न के स्टेटमेंट्स मिलेंगे वो स्टैक में से पॉप करता रहेगा और करते वो एट दी एंड वहीं पर आ जाएगा जहाँ से वो कॉल हुआ था, दैट इज़ फैक्टोरियल ऑफ 5।